गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। लेट्स स्टार्ट। वी वर डूइंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है? और वे बातें, वे एलिमेंट्स जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, वो हमें पढ़नी है। सी, we are using must, where we are using the word must means ये तो हर हाल में जरूरी है। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों? अगर आता है शुड बी, कि देयर शुड बी, तो दैट मीन्स चलो ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट अगर ये चीज नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मस्ट वाले एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। सी, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था बच्चों? सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या था? कि देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, राइट? क्या होना चाहिए सबसे पहले? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई थिंक आज बिकॉज ये फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इस वजह से बच्चे भी इधर उधर जरूर होंगे कहीं ना कहीं, है ना? सो फार एज आई एम फीलिंग इन द क्लास कि जरूर कहीं ना कहीं इधर उधर बच्चे हैं, तो कोई नहीं, है ना? वी स्टार्ट। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? सेकंड कौन सा एलिमेंट था बच्चों? सेकंड कौन सा एलिमेंट था? जन्नत, बताइए बेटा। देखो, हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, हमने पढ़ लिया है उसका। दूसरी कौन सी बात होनी चाहिए? दूसरी बात होनी चाहिए कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, है ना? और लीगल रिलेशनशिप को मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि लीगल रिलेशनशिप मतलब देयर मस्ट बी कि पार्टीज आर रेडी, इफ दे आर गोइंग टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट और दे आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन देयर साइड, अदर जो दूसरी साइड है वो कोर्ट में जा सकती है ना? डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ में एग्रीमेंट की, जो एनफोर्सेबिलिटी भी रखता है। ठीक है? एंड थर्ड वी हैव कवर्ड अप पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी कैसी होनी चाहिए वो भी हमें बता दिया गया है कि ए पर्सन इज कॉम्पिटेंट इफ ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। यदि वो 18 साल से ऊपर का है तो वो कॉम्पिटेंट है। दैट मीन्स अगर वो 18 साल से नीचे का है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ऑफ साउंड माइंड, उसका दिमागी रूप से सही काम कर रहा हो वो बंदा, है ना? दिमागी रूप से सही काम कर रहा हो यानी कि वो पूरी तरह से मेंटली फिट हो। अगर वो पूरी तरह से मेंटली फिट नहीं है तो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। और उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के। देखो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट मींस कि उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मना कर दिया गया है। और कौन कौन डिस्क्वालिफाइड होता है? कौन कौन डिस्क्वालिफाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? जिसको लॉ ने ही मना कर दिया है कि यू आर, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। कौन कौन होता है? सबसे पहले तो जैसे कि कोई कन्विक्ट है। कन्विक्ट कौन होता है बेटा? कन्विक्ट वो होता है जिसके ऊपर लगाए हुए चार्जेस को सिद्ध कर दिया गया हो, प्रूव हो चुके हो कोर्ट में। तो जो कोई लास्ट में फाइनली जेल कौन जाता है? जिसपे कन्विक्शन हो गया हो। एक्विटल का मतलब होता है छोड़ देना, चार्जेस तो लगे हैं लेकिन वो बेगुनाह है, वो जा चुका है, वो कॉम्पिटेंट है। लेकिन जिसपे चार्जेस लगे हैं, आरोप लगे हैं और कोर्ट में वो प्रूव हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस, तो वो कन्विक्ट होता है, उसको कन्विक्शन बोलते हैं। तो जो कन्विक्ट है
वो नहीं कर सकता, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, एम्बेसडर नहीं है। एम्बेसडर क्यों नहीं है? बिकॉज एम्बेसडर के ऊपर कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी पर्सन क्लेम नहीं कर सकता है, उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एम्बेसडर मींस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, है ना, कि दूसरे देश से आया हुआ है, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में क्लेम नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते जब तक कि वहीं के गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिल जाता, इसलिए वो भी डिस्क्वालिफाइड है, इसको इसलिए वो भी कॉम्पिटेंट नहीं माना गया है। दैट मीन्स कि उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। माइनर, माइनर इज द बेस्ट एग्जांपल। माइनर तो कर ही नहीं सकता, उसको पहले ही बोल दिया गया, मना कर दिया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहली लाइन में क्या लिख दिया गया है, द एज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, अब इसमें आप यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा, देखो बच्चों जिन्होंने भी अभी एंट्री की है, मैं उनको बोल रही हूँ, उनके लिए है कि हम आज पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, कॉपी पे मत जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है, जरूरत नहीं, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो कौन सा है, कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टी तो होनी ही चाहिए, दो व्यक्ति होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक व्यक्ति अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैंने अपने आप को खरीद लिया और अपने आप को बेच लिया, ऐसा कभी हुआ है ना होगा। तो देयर मस्ट बी, देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टू पार्टीज, राइट। सेकेंडली, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई है। सेकेंडली, देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वैलिड ऑफर होगा, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। एक पार्टी ऑफर करेगी, एक पार्टी एक्सेप्टेंस करेगी, एक्सेप्ट करेगी उस ऑफर को। एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इनकी वैलिडिटी में मैं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज वैलिड ऑफर क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वैलिड एक्सेप्टेंस कैसे होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, तो देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड हमने डिस्कस किया है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें कौन सा केस लॉ लिखवाया मैंने, जन्नत टेल मी, कौन सा केस लॉ हमने इसमें डिस्कस किया है? कोई भी बता सकता है? रितिका, यू ऑल्सो कैन टेल मी। वेरी गुड, वेरी गुड। बल्फर वर्सेस वल्फर में जो हुआ था मैं आपको डिटेल के साथ बता चुकी हूँ बच्चों, जिसको नहीं समझ आया वो मेरे से पर्सनली पूछ सकता है, मैं उसको टेलीफोनिकली बता दूंगी, ठीक है। और वैसे भी आप कभी भी चैट में कुछ भी लिख करके पूछ सकते हैं। बल्फर वर्सेस बल्फर में यही हुआ था कि उनके बीच लीगल रिलेशनशिप था, लीगल रिलेशनशिप टू इंटेंशन। जब हम किसी एग्रीमेंट में एंट्री कर रहे हैं, देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको बता दूं। एक तो होता है हमारा लीगल, एक होता है सोशल, एक डोमेस्टिक। हमने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं हमारे, आज शाम को सब्जी लेते हैं ना, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, वो कह रहे हैं ठीक है ना, मैंने ऑफर किया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो शाम को सब्जी लाना भूल गए, तो क्या उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि दीज आर द माइनर और पेटी इश्यूज, बहुत छोटी छोटी चीजें, और डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डोमेस्टिक जो बातें होती है, एग्रीमेंट होते हैं, उनमें कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो है ही नहीं इस इश्यू के, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बना है बिजनेस पे। सोशल है, सोशल में एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बर्थडे पे इनवाइट किया, वो शाम को नहीं जा पाया ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, किसी कारण से वो नहीं जा पाया, तो क्या वो जो जिसने इनवाइट किया था उसका तो खाना वेस्ट हो गया, वो क्या उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं? बिकॉज इन जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, इन दोनों ही एग्जांपल में लीगल इंटेंशन नहीं है, लीगल रिलेशनशिप के इंटेंशन नहीं है इन दोनों में ही, ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो देयर इज नो एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कि भाई अगर तुम सब्जी नहीं लाई, मैं कह रही हूँ अपने हस्बैंड को, अगर सब्जी नहीं लाई हो रात को तो व्हाट कैन आई डू, कौन सा जुरिस्डिक्शन लगेगा, कौन सा कोर्ट का, ये सब बातें बिजनेस वर्ल्ड की हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। तो देयर जो बल्फर वर्सेस बल्फर का केस है, उसमें क्यों ये अप्लाई नहीं हुआ था, ये प्रिंसिपल इसीलिए अप्लाई नहीं हुआ था बिकॉज जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। So there was no any intention to create legal relationship between husband and wife at that time, है ना। कुछ दिनों के बाद ही तो सेपरेशन का मामला आया था उनका, उस वक्त तो नहीं था। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं,
ये हमको देखना होगा। क्या उस वक्त दोनों एक छत के नीचे रह रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ? क्या दोनों में देखो, जब सेपरेशन होता है, जब लीगल रिलेशनशिप होता है, या जब कोई चैलेंज करते हैं, तो वहां पे तो लव होता ही नहीं, अफेक्शन और लव की तो हमेशा कमी होती है। ठीक है, तो हम ये कोर्ट ने सारी चीजें देखी, तो तब कोर्ट ने हेल्ड किया था बल्पर वर्सेस बल्पर में कि देयर इज नो एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड बी, मिसेस एंड मिस्टर बल्फर में, सो देयर इज नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरे उसमें जाइए आप, हिंदू लॉ लगवाइए, मुस्लिम लॉ लगवाइए, कोई भी पर्सनल लॉ में जाइए, आईपीसी लगवाइए, लेकिन ये लॉ नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समझ लो ना, रिमेडीज अवेलेबल है, लॉ हर सब्जेक्ट पे बना हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा वो देखना था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, आप किसी और में जाइए, आपको प्रताड़ित किया गया, कुछ भी किया गया। सो इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए बच्चों, जो हाँ, अब ना थर्ड है क्या, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट इज दैट पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बच्चों सक्षम होना, योग्य होना। सबसे पहले कोर्ट ये भी तो देखेगा, क्या ये पार्टी कॉम्पिटेंट है, क्या ये पार्टी सक्षम है कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोविजंस। ये माइनर तो नहीं है, ये अनसाउंड माइंड तो नहीं है, साउंड माइंड होना चाहिए हमने लिखा है, ये अनसाउंड माइंड तो नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्वालिफाइड ही ना करता हो, ये उस कैटेगरी में ही ना हो। ठीक है, कुछ कैटेगरीज ऐसी डिटरमाइन की गई है, ऐसी निर्धारित की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्विक्ट है, एम्बेसडर है। पहले तो इसमें इंक्लूड होती थी पर्दानशी महिलाएं, पर्दानशी महिलाएं भी, फीमेल भी। पर्दानशी का मतलब होता है जो पर्दा करती है, जो पर्दा प्रथा को अप्लाई को अडॉप्ट किए हुए हैं, यानी कि जो पर्दे में रहती है, ये मान के, ये प्रिज्यूम करके चला जाता है, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये शी इज नॉट अवेयर अबाउट द प्रोविजन और क्लोजेस विच आर मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, कि ये तो बेचारी पर्दे में रहती है, इसे क्या पता सोसाइटी का, इसे क्या पता बिजनेस का, तो इसे क्या, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड कैटेगरी में थी। अब वो कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, अब हम इसको डिस्क्वालिफाइड कैटेगरी में नहीं मानते, अब तो लड़कियां बहुत आगे है, अब तो उन्होंने झंडे गाड़े हुए हर जगह। ठीक है, तो ये अगर आज भी कहीं किसी क्षेत्र में पर्दानसी महिलाएं हैं और वो पर्दा करती हैं, तो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। अगर उनको घर की बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिया जाता, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, तो दे आर ऑल्सो नॉट क्वालिफाइड। एम्बेसडर का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, तो दीज आर ल्यूनेटिक, इडियट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब उस कैटेगरी में है। जब मैं आपको कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी, सेक्शन 11 पढ़ाऊंगी, देन आई विल टेल यू इन डिटेल ऑल द कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम सेक्शन 11 को बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, और इसमें लिखा मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ। मैं ये मान के चलूंगी कि आप सभी नोट्स पूरे कर रहे हैं बच्चों, राइट, और जिसका पूरा नहीं हुआ है वो लिख लीजिए, और जिसको चाहिए वो पर्सनली मुझे फोन कर दे, मैं पिक भेज दूंगी। Visible? Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay बेटा, वंशज समझ आ रहा है? वंशज, Yes, ma'am. आ रहा है, yes, ma'am. ध्रुव और ये अनुभव, आई थिंक यू आर न्यू कमर। अनुभव बेटा समझ आ रहा है आपको? ठीक है, देखो, अगर कुछ, क्योंकि मैं पहले 2-3 टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं, तो हमारा इतना नहीं गया है, आप लोग ये लिख लेना। हम क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको भेज दूंगी, जो 2 हेडिंग हमने किए हैं, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए फटाफट, यहां से शुरू कीजिए, 2 पेज छोड़ दीजिए, और यहाँ पे लिखिए आप कि एक और है जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स इनके होते हैं,
most prominent examples of such persons are देखो, हमें सिर्फ पढ़ना दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें हमारे घर वाले देख ले हम पढ़ रहे हैं, हमें ऑनेस्टी के साथ अपने लिए पढ़ना है। हमें हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। हमें एग्जाम पास कर, देखो अगर आप खुद से बहुत अच्छे से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, एग्जाम की टेंशन आपको होगी ही नहीं। एग्जाम की टेंशन भी उसे ही होती है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। समझ रहे हो ना? एग्जाम फोबिया भी उसको ही ज्यादा होता है। ऑल्दो होता है, एक होती है चीज जरूर एग्जाम से पहले, लेकिन इतना नहीं होता है। ठीक है, डिटेल में पढ़िए, जो आज क्लियर करवाया उसको कर लीजिए। अगर ये मैंने तीनों चीजें लिखवाई हैं तो ये तीनों चीजें आपकी इस हेडिंग में होनी चाहिए। इस नोट्स में एक लाइन भी आपके एक्स्ट्रा नहीं है। 3-3 4-4 किताबों का कॉम्बिनेशन है ये आपके नोट्स। तो यू कैन सी, अगर ये 3 बातें हैं तो इन 3 बातों से चौथी नहीं लिखनी आपको, बस ये लिखनी है ABC। क्लियर है आपका? क्योंकि ये हमने लॉ के प्रोविजन लिख दिए इसमें, और लॉ के प्रोविजन को कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है बेटा? तो आप समझ के चलेंगे और तब लिखेंगे, जब आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होगी पेन अपने आप चलेगा। और आई होप कि आप लोग कर रहे हो, रिवीजन तो कर रहे हो ना? रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा, रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, सच पर्संस आर माइनर्स एंड ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक्स, इडियट, माइनर क्या होते हैं ये मैं आपको जब इसका डिटेल में दूंगी तब पढ़ाऊंगी। ठीक है? एंड नाउ नेक्स्ट इज कि देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। देखो हम पढ़ते हैं सेक्शन 10 को, कौन पढ़ेगा? डायरेक्ट आपके पास नहीं, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी हुई है ग्रुप में, उस पीडीएफ को खोलिए और उसमें सेक्शन 10 पढ़िए। सेक्शन 10 कौन पढ़ेगा? चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ। सेक्शन 10 में बताया क्या गया है वैसे? आप खोलिए, इसमें अपने गूगल कीजिए सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसकी लैंग्वेज पढ़िए। आप लोगों ने ना बेयर एक्ट नहीं खरीदा मेरे कहने से भी। सेक्शन 10 बताइए क्या मैम, बेयर एक्ट का दुकान पे शॉप पे पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है ये। चलो बेयर एक्ट तो की दुकान में और बता। जो पीडीएफ डाउनलोड करा उसमें ठीक है, और क्या कहते हैं उसमें डाउनलोड करा पीडीएफ तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डालिए। वो तो डाउनलोड ऐसा मत करो भाई बच्चों। पीडीएफ में तो पूरा पूरा वही दिया हुआ है ना, या तो डाउनलोड नहीं हो पाया है इसीलिए आपको समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें जब प्रॉपरली डाउनलोड नहीं होता तो फाइल ब्लैंक आती है। चलिए, सेक्शन 10 में ये एक एलिमेंट बताया गया है कि देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। ठीक है, कंसेंट तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए कंसेंट? if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object. Very good. And are not hereby expressed declared to be void. Very good. किसने भेजा है? मैं देख तो लूं। किसने भेजा है ये?
सही भेजा है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी ए फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट को कंसेंट बताया गया है सेक्शन 13 में। कंसेंट, कंसेंट तो वो भी होता है जबरदस्ती से हाँ करवा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बात कौन सी कंसेंट की कर रहे हैं बच्चों? फ्री कंसेंट की, ठीक है। कंसेंट तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि गन यहाँ रख रखी है और तब कंसेंट ले रहे हैं। कंसेंट फ्री होनी चाहिए। यस ध्रुव, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कंसेंट होनी चाहिए लेकिन फ्री होनी चाहिए। वो बंदा बिल्कुल फ्री होना चाहिए मेंटली, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि किसी अंडर एनी प्रेशर ही इज गिविंग और सी इज गिविंग एनी कंसेंट। कंसेंट होनी चाहिए। सेक्शन 13 टॉक अबाउट कंसेंट और सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट फ्री कंसेंट, ठीक है। तो अब हम इसमें लिखते हैं, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है बेटा। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन में कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 10 कह रहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने जा रहे हो तो आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए आपसे, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। और अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वो क्या क्या होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। कहाँ वॉइड होगा, कहाँ वॉइडेबल होगा, कहाँ वैलिड होगा, ठीक है। ये सारा भी बच्चों हम पढ़ेंगे। तो अभी इसमें आप लिख लीजिए, ये कंसेंट ऑफ पार्टीज consent of parties to the contract must be free and genuine. Must be free and genuine. फ्री तो होना ही चाहिए। The agreement would be said to be the result of एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। The agreement would be said to be the result of free consent if the parties make the agreement without any kind of make the agreement, ठीक है बेटा, without any kind of pressure or misguidance. Pressure or misguidance. The hence pressure और misguidance को आगे देखो कैसे बताया गया है। Hence consent should not be obtained by misrepresentation, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन स्पेलिंग सही लिखेंगे। फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और कोएर्सन, COERCION। देखो बच्चों मैं आपको लिखने का तरीका बताऊं, जैसे मैंने एक कैप्स में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, आप
कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो, या तो उसका ले सकते हो कि सारे ही स्मॉल कर दो या सारे कैप्स कर दो, तो मैंने सारे ही स्मॉल कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो देखेगा ना आपकी एक एक चीज देखेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और कोएर्शन, हम इनको सेक्शन 14, 16, 17, 18 में पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अगर ये है और ये किस तरीके से होते हैं, कोर्ट कैसे जज करेगा कि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में पतली सी दीवार है बस, जिसमें फर्क ही नहीं पता चलता। लेकिन कोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ दो रीजन से आइडेंटिफाई करता है, फ्रॉड क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, मिस्टेक कितने तरह की होती है, कोएर्शन क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि फ्री कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए कि वो इनसे प्रभावित ना हो, इनसे अफेक्टेड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, वहां पे फ्रॉड नहीं हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, मिस्टेक नहीं हो, कोएर्शन नहीं हो, ठीक है। तो वहां पे पार्टी जो है फ्री कंसेंट मानी जाती है कि नाउ पार्टीज आर फ्री कंसेंट टू गिव। नाउ fifth, there must be lawful consideration। देखना जब भी हम सेक्शन 10 पढ़ते हैं तो उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन लिखा हुआ है, इस चीज को भूलेंगे नहीं, सिर्फ हम ये कह के नहीं छोड़ देंगे देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। देयर मस्ट कंसिडरेशन तो होता है, सुपारी दे दी मैंने किसी को, जो मार देना उसको, उसका मर्डर कर देना, तो सुपारी क्या है, मैंने उसको पकड़ा दिया 10 लाख रुपए किलो, भाई बी को, मैंने बी को दे दिए हैं कि ये लीजिए आपको मैं 10 लाख रुपए दे रही हूँ, और उसका मर्डर कर देना, उसको किडनैप कर लेना, एब्डक्शन कर लेना उसका तो क्या हुआ, क्या ये कंसिडरेशन जो उसने मुझे दिया और मैंने उसे दिया लॉफुल है? नहीं, ये लॉफुल नहीं है। इसलिए हम सिर्फ कंसिडरेशन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, लॉ में क्या वर्ड यूज है, सेक्शन 10 जो वर्ड यूज करता है हम उसको करेंगे, दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो होना चाहिए बच्चों वो लॉफुल होना चाहिए, इसलिए हम इस वर्ड की अहमियत को समझते हुए, इसकी इंपोर्टेंस को समझते हुए उसको यूज करेंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कि देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो, आप क्या लिखोगे, बहुत ही बारीक चीज है, देयर आर, दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप वैलिड यूज करोगे, ठीक है। क्यों वैलिड यूज करोगे आप, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी होते हैं, जब कोई किसी को मारने के लिए बोलता है, हाँ कर लेता है अगला, मैंने उसको बोला है तुम उसको किडनैप कर रहा हो, उसकी गाड़ी चुरा लाओ, थेफ्ट हो गया, आईपीसी में जाएगा, इंडियन पेनल कोड में जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जाओ उसकी गाड़ी उठा लाओ और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो हम लॉफुल का मीनिंग समझेंगे, जानेंगे, लिखेंगे। कोई भी वर्ड हम तब तक लिखने के अधिकारी नहीं होते जब तक हम उसका पूरा मीनिंग नहीं समझ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप समझोगे, समझ करके लिखना है, जब भी आप लिखोगे कोई भी वर्ड तो पहले आप समझोगे तब आप लिखोगे। देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन बच्चों। सी कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच, क्या कंसिडर, अच्छा कंसिडरेशन तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो याद रखना कंसिडरेशन सिर्फ ये नहीं होता मॉनेटरी फॉर्म में, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाते हैं तब ये मॉनेटरी फॉर्म में होता है। मैंने ए ने और बी ने आपस में ध्यान से सुनो समझो, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी ये जो गाड़ी है आप इसको क्या 30,000 में लोगे, उसने एक्सेप्ट कर लिया। जो 30,000 है ये बी के लिए कंसिडरेशन है और जो वो गाड़ी है वो ए के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। तो कंसिडरेशन दोनों के लिए होता है, समझ रहे हो ना। कई बार प्रोमिसेस भी कंसिडरेशन होते हैं, है ना। तो कई बार ये चीजें ऐसे होती है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब हम बात करते हैं कंसिडरेशन की, वहां सिर्फ मतलब होता है मॉनेटरी टर्म का, समझ रहे हो। कंसिडरेशन मींस मॉनेटरी टर्म सिर्फ वहां पे होती है। तो वी हैव टू सी कि हम किस टर्म में, हम सेल ऑफ गुड्स में बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की या फिर, और अभी कंसिडरेशन मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको एक एक लीगल टर्म पता चल जाएगी क्या होता है। लिखिए इसमें, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच, प्राइस मूल्य, यहाँ पे प्राइस अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइस फॉर विच
the promise of other is obtained. It may be stated that the doctrine of consideration means that a person making a promise हम नहीं देख रहा. और अब दिख रहा है बेटा, अब दिख रहा है जन्नत? Yes, ma'am. Making a promise must do that in return of something. That something in return. कुछ के बदले कुछ, वापसी में हमें जरूर कुछ मिले. समथिंग इन रिटर्न, यहां पे ये खत्म हो रहा है कॉमा. समथिंग इन रिटर्न, इसको हाईलाइट करेंगे. कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ हमें भी मिले बदले में. समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. That something in return has been termed in the act as consideration for promise. Promise के बदले कुछ भी. ठीक है. And now there must be lawful object. देखो फिर से हम वर्ड यूज कर रहे हैं लॉफुल. ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल. And consideration or object of an agreement is और ऑब्जेक्ट, या बात करें ऑब्जेक्ट की या कंसिडरेशन की, तो हम ये कंसिडरेशन में भी फिट हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी. ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट is unlawful if it is if it is forbidden by law,
और of such a nature that if permitted would defeat the provision ये ए चाहे डाल सकते हो, इसको बी डाल सकते हो, अब सी लिख रहे हैं हम, चले। Yes, ma'am. और सी fraudulent या डी involves or implies injury to person or property of another. E is regarded by court as immoral और regarded by court यानी कि समझा गया है, कोर्ट के द्वारा क्या समझा गया है, immoral, जिसकी कोई morality नहीं है, और opposed to public policy, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगी opposed to public policy. Public policy means law, kind of law. याद रखना, the policies which are framed by the government in favor of public welfare, for the welfare of the whole the people, है ना, तो that is considered कि ये public policy के भी against नहीं होना चाहिए. Now 6 हो गया है, तो 7 डालिए हेडिंग, क्योंकि आगे तो इजी है आपका समझना, बहुत अच्छे बच्चे. 7 है, not expressly declared void. हम सेक्शन 10 में जब पढ़ते हैं तो ये लास्ट हेडिंग है बेटा उसका, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. क्योंकि देखो क्या होता है, कोर्ट ने तो इंटरप्रेट करके बहुत सारे एलिमेंट्स बना दिए हैं, लेकिन अगर हम, मैंने आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी लॉ की, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लॉ. एक तो लॉ which are made by parliament, जो पार्लियामेंट ने बनाया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है हमारे पास, जैसे कि जो आज के एक्ट है हमारे पास, जो पार्लियामेंट से पास होकर के आते हैं. एक है लॉ मेड बाय जजेस, जज भी कोई रूल कोई लॉ सेट कर देते हैं थ्रू केस लॉ. जब कोई डिसीजन आता है तो उससे जो प्रिंसिपल होता है वो सेट हो चुका होता है. कई बार वो इसमें नहीं होता है, क्या कहते हैं, हमारे लीगल में नहीं होता है, एक्ट में नहीं होता है, लॉ में नहीं होता है, लेकिन इंटरप्रेट करके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी. देखो मैं आपको बता दूं, तीन ऑर्गन हमारे पास है, 3 फंक्शनरीज हमारे पास है. पहली है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन होता है, टू लेजिस्लेट द लॉज, कानून बनाना, विधि बनाना, ठीक है. फिर है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जिसे कहते हैं, मंत्री से लेकर संतरी तक, है ना, पुलिस के कांस्टेबल तक, वो क्या होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जिसका काम क्या होता है कि उस लॉ को, जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसको एग्जीक्यूट करवाना, इंप्लीमेंट कराना. अब जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ रूल्स बने थे, गाइडलाइंस आई थी, पॉलिसीज बनी थी. कुछ गाइडलाइंस का मतलब होता है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बातें निकाली थी, ऐसी पॉलिसीज निकाली थी, ऐसे फ्रेम की थी चीजें कि आपको ये फॉलो करनी ही करनी है ड्यू टू इमरजेंसी. और जब लोग बाहर नहीं जाना है, मास्क लगाना है, लेकिन जब पब्लिक नहीं मानी तो उसने, एग्जीक्यूटिव ने कैसे एग्जीक्यूट करवाई काम चीजें, पुलिस ने डंडा. पुलिस को एक क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, ठीक है. तो पुलिस ने उसको अंदर करा, यहाँ बैठिए. तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लॉ का पालन करवाना, ठीक है, विधि का पालन करवाना.
अब आता है जुडिशरी का काम। जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या है? जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द लॉज। जो कानून बनकर जनता के सामने आए हैं, जनता के लिए आए हैं, उनको इंटरप्रेट करना, उनको एक्सप्लेन करना। कहीं वो किसी के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं ये लोग जो बन के आए हैं ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का सबसे सर्वोच्च विधि है, जिसके अगेंस्ट कोई भी एक्ट पास नहीं किया जा सकता, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे क्या है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन कई बार हम क्या पढ़ते हैं, ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है जो पार्लियामेंट ने बनाया। और मैं आपको बीच बीच में समझाती चलूंगी कि देखिए ये जो प्रिंसिपल आया है ये थ्रू जुडिशरी आया है ना। जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रही है, आगे बढ़ के काम कर रही है। जितना कि लेजिस्लेचर नहीं कर पा रही है, मैं जुडिशरी कर पा रही है। जुडिशरी का इंटरफेरेंस देखा था आपने जब कोरोना हुआ? आप लोग पेपर तो पढ़ते हो, देखो बी हैबिचुअल फॉर रीडिंग ऑफ पेपर, हमेशा इससे आप अवेयर रहते हो, अपडेट्स रहते हो। उसकी अगर आदत नहीं है तो बेटा कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि न्यूज़पेपर इज द ऑथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट कीप इन योर माइंड ये अपडेट कराता है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं, हम ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज लेते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हर किसी को होनी चाहिए, जो एक सीए एस्पिरेंट है, जो एक जुडिशियल एस्पिरेंट है, या जो भी है, जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बैठ रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी हैबिचुअल टू रीड द न्यूज़पेपर ऑल डेली, ठीक है। और अब तो ये है कि आप हार्ड कॉपी मत मंगाइए, ई पेपर खोलिए अपने उसमें मोबाइल में, ई पेपर डाउनलोड कीजिए, वहां से पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि जुडिशरी क्या कर रही है, लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है। मैंने आपको बता ही दिया कि ये फंक्शन होते हैं। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड का द एग्रीमेंट शुड बी सच दैट, ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है बच्चों, ये पार्लियामेंट ने बनाया है। आपको नहीं लगता कि अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें बदलाव करने की जरूरत है? हम आज भी 1872 का पढ़ रहे हैं, हम आज भी घोड़े गाड़ी का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च की जरूरत है इसमें कि नहीं है ना? तो आज घोड़ा गाड़ी कहाँ चलते हैं? आज 10 रुपए का फाइन कौन लगाता है? तो वी नीड टू रीफ्रेम दिस लॉ। लेकिन खैर जो चल रहा आ रहा है अभी तक तो यही प्रिंसिपल सेट है, वी हैव टू फॉलो दिस। जब तक कि कोई वो चीज नहीं आ जाती है जिसे रिप्लेस कर दे, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया है। तो सी द एग्रीमेंट should be such that the agreement should be such that it should be capable of being enforced। enforced का मतलब होता है एक दूसरी पार्टी अगर कोई ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो एक पार्टी जो है वो कोर्ट में जाके खड़ी हो सकती है जो देखिए मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब ये होता है मैंने इसको 20,000 रुपए दिए थे कि मंडे में लौटा देगा, लेकिन लौटा नहीं रहा है, आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे नहीं लगता ये लौटाएगा, आप मेरे पैसे दिलवाइए। तो ये एनफोर्सेबिलिटी होती है बेटा, जब हम कोर्ट में चले जाते हैं और हमें पूरा पूरा राइट होता है वहां पे जाने का। enforced by law certain agreements, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कोर्ट ने owing to its nature, owing to their nature have been expressly, बता दिया साफ साफ कोर्ट ने कि अगर इस तरह का एग्रीमेंट होगा तो भाई वो वॉइड है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट। मैडम थोड़ा स्क्रीन देख लो एक बार, स्क्रीन सही कर लो, ये कॉपी सही नहीं आ रही स्क्रीन में।
nature have been expressly declared by the act to be void. थोड़ा जूम, अब सही है। टू बी ऑलवेज वॉइड, अगर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बेटा वो हमेशा क्या होंगे, वॉइड होंगे। ये एक्ट में साफ साफ बता दिया गया है हमें, और वो लिखा हुआ है, लेकिन वो कहाँ लिखा हुआ है हमें ये भी तो बताना होगा। सेक्शन 26 to 30, देखो हम ये भी बता रहे हैं, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पे वॉइड बताया उन्होंने, हम ये बता रहे हैं। सेक्शन 26 to 30 एंड सेक्शन 36 to एंड सेक्शन 36 एंड 56, अब 2 नहीं लगाएंगे, दोनों का मतलब अलग है, एंड का और 56 का। 56 डिक्लेयर सर्टेन टाइप्स, क्योंकि हम अगर एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम उसमें इतने डिटेल में नहीं बता रहे हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स टू बी ऑलवेज वॉइड, बस इतना काफी है, वो समझ जाएगा हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है, सेक्शन भी बता रहा है। ये जरूर लिखना है बेटा, अगर आप ये हेडिंग लिख रहे हो तो ये सेक्शन 26 से लेकर के 30 तक, और सेक्शन 36 में एंड का यूज करोगे, और 56 ये वॉइड होते हैं, ठीक है। आगे चले, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, ये है 8 पॉइंट हमारा, दिस इज लास्ट। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे बच्चे हो, सारा ही कवर कर दिया आज तो। टाइप्स ऑफ सॉरी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होता है, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट लिखिए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वी हैव कवर्ड। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट should be capable of performance and an agreement to do an act, ऐसा नहीं है कि जाओ उसकी जो शर्तें हैं अपने एग्रीमेंट की ऐसी रख दी कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रहे हैं। हम ऊपर खड़े हैं 3 मंजिले पे और हम बी को कह रहे हैं जाइए, क्या आप मेरे लिए यहां से कूद करके वो चीज जो नीचे पड़ी है उसे ऊपर के उठा करके फिर ऊपर आ जाओगे। 3rd मंजिल से जंप कराने का मतलब है, यू कैन सी कि क्या हो जाएगा उस बंदे का, है ना। तो ऐसी जहां पे पॉसिबिलिटीज ही नहीं है परफॉर्मेंस की, जादू से खजाना ढूंढ दो मेरे लिए, कोई ऐसे ढूंढा गया आज तक? तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये वॉइड होते हैं। टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, अगर तुम ये काम करोगी, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे ले आऊंगा। आज तक कोई चांद सितारे लेके आया है? Cannot be enforced. Cannot be enforced, और यहाँ पे आपका ये आज कंप्लीट हो गया बच्चों, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर 8 पॉइंट्स जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, और मैं आपको दे रही हूं लिखने के लिए
आप लोग ना प्रॉब्लम सॉल्व करके क्यों नहीं भेजते हो, पहले तो मुझे ये बताइए, कोई प्रॉब्लम है बेटा? क्योंकि अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और जब तक आप प्रॉब्लम को सोल्व करना नहीं सीखोगे तब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लिख पाओगे। और सॉल्यूशन यहाँ कोई इक्वेशन नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखना है ना? तो आपको ये सारा लिखना होगा। जो मैं क्वेश्चन आपको आपके लिए देती हूँ कि आप इसको लिख करके मुझे भेजिए। आपका एक टेस्ट भी होने वाला है, जैसे ही टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा आपका टेस्ट होगा हर उसका, इस यूनिट का पूरा, याद रखना, ठीक है? फिर कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि टेस्ट तो मैं ही चेक करूंगी ना। तो आपको जो भी मैं अभी फिलहाल देती जा रही हूँ प्रॉब्लम, उनको सोल्व करिए। आज तो मैं प्रॉब्लम नहीं दे रही हूँ आपको, ठीक है? आज तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आज का आपका सिर्फ होमवर्क है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल समझ करके याद कर देना। याद करना है, लिखना भी कुछ नहीं है, समझ करके, ये आपका होमवर्क है। और जैसे जैसे एक बात आपको बता दूं, जो होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ आप सिर्फ उसको करते चले जाइए मेरे कहने से। आज कुछ नहीं छेड़ना है, भूल जाइए सारी चीजें, सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हमें समझ करके लर्न करना है। कुछ समझ नहीं आता है, टुडे आई एम एट होम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है बच्चों? तो ये आपको हर हाल में आज करना है। जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना, और मैं अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम दूंगी और आपने जड़ पकड़ ली कि अरे इसमें तो फ्री कंसेंट ही नहीं है, तो ये वैलिड कैसे हो गया, तो आप खुद के खुद समझ जाओगे चीजों को। ठीक है बच्चों? और यहीं पे हम आज करते हैं सब्बा खैर, फिर मिलेंगे, है ना? चलिए बाय बाय, और बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। Now all of you can leave the class. Thank you very much, beta.